So hello everyone, this is Manoj sir. Okay. So in last one we have discussed about the chapter number 9. Okay, we have completed chapter number 9, that is force and laws of gravitation. And that in that chapter we have discussed some more topics, important topics like Newton's three laws of motion. Okay, that Newton's first law, second law and third law. Then we have discussed about the balanced force and unbalanced force. ठीक है, हमने कुछ अच्छे टॉपिक सीखे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड थोड़ा बहुत चैप्टर. ठीक है, कहीं ना कहीं हम ग्रेविटेशन की बात करने वाले. ठीक है, और इसमें भी कहीं ना कहीं हम चैप्टर नंबर 9 के भी कंसेप्ट का यूज करेंगे. ठीक है, सो ग्रेविटेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से बात करते हैं. ग्रेविटेशन की डेफिनेशन कि ग्रेविटेशन होता क्या है. ठीक है, कि हम ग्रेविटेशन पढ़ तो रहे लेकिन एटलीस्ट हमको चैप्टर का डेफिनेशन पता होना चाहिए. ठीक है, कि व्हाट इज ग्रेविटेशन और कहाँ पे ये यूज होता है हमको ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो बात करें तो जैसे हम बात करते हैं मैग्नेट के केस में, तो आपने देखा होगा कि सपोज अगर यहाँ पे एक मैग्नेट है. ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोज दूसरा मैग्नेट है. ठीक है, तो क्या होता है कि आप मोस्टली केसेस में क्या देखते हो कि आइदर द टू मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, और सम केसेस में क्या होता है कि ये दोनों मैग्नेट्स क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या तो अट्रैक्शन. ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि और या तो फिर क्या होगा रिपल्शन. ठीक है, अब अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द पोल्स. ठीक है, क्योंकि मैग्नेट में आपने सुना होगा कि मैग्नेट ऑल द मैग्नेट्स आर बायपोल. बायपोल मतलब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे एक साउथ पोल होता है. ठीक है, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल रखता हूँ और यहाँ पे साउथ पोल रखता हूँ, तो क्या होगा कि अगर दो सिमिलर पोल्स है तो दे विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, और अगर अनलाइक पोल्स है, मतलब मैं बोलूं कि अगर सिमिलर पोल्स है आसपास में, सिमिलर पोल्स, या फिर बोलूं कि लाइक पोल्स. लाइक पोल्स क्या करते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं दे विल अट्रैक्ट. ठीक है, तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ पास में है, ठीक है, क्या बोलूं मैं, नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ पास में है, तो दोनों हमेशा क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मतलब ये इसको उधर धक्का मारेगा और ये इसको इससे धक्का मारेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे. लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ आसपास में है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए साउथ होना चाहिए, तो क्या होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. ठीक है, ये तो हमारा कौन सा फोर्स होता है? दैट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. क्या होता है ये? मैग्नेटिक फोर्स है ये. ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं चार्जेस के केस में. आपने चार्जेस के केस में भी देखा होगा कि अगर सपोज दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2. ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है कि अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव है, या तो दोनों क्या है पॉजिटिव है, या तो दोनों क्या है नेगेटिव है. मतलब अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या फिर बोलो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मतलब क्या होगा रिपल्शन होगा. ठीक है, और अगर दो अपोजिट चार्जेस है प्लस माइनस है, तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा. क्या होगा अट्रैक्शन होगा. ठीक है, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, रिपेल ईच अदर, और एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और यहाँ पे हमने किसको देखा मैग्नेटिक फोर्स की बात की. ठीक है, तो मैंने आपको जैसे दो कंसेप्ट बताया. ठीक है, तो आप क्या नोटिस करो कि मैग्नेट के केस में दोनों चीजें होती हैं, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है. मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है, और रिपल्शन भी हो रहा है. सिमिलरली अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस की इसमें दोनों चीजें रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है. ठीक है, और ये दोनों कैसे फोर्स है? दोनों ही नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है. दोनों कैसे फोर्स है? दोनों ही नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है. जो हम 8th चैप्टर में पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स में जो भी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है, व्हेन दे कम्स इन कॉन्टेक्ट देन ओनली देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में दोनों बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं है तो भी उनके बीच में फोर्स लगता है. जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी आइदर दे आर अट्रैक्टिंग और दे आर रिपेलिंग ईच अदर. ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ चार्जेस. ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है,
ठीक है, तो भी रिपल्सन होगा। अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, अगर दोनों पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इफ दे हैविंग टू डिफरेंट चार्जेस, तो क्या होगा उस केस में, यहाँ पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो हमारे नेचर में बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन वन इज न्यूक्लियर फोर्स एंड द लास्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मैं आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट्स के बीच में एक्ट होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, या चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। तो वैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कहां पे एक्ट होता है, इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला, तो देखो यहाँ पे सपोज मैंने बोला दिस इज m1, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, जिसका मास कितना है m1। ठीक है, मैंने बोला सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी है और जिसका मास कितना है m2। ठीक है, मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, नॉट इन एवरी, पूरे यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे हाथ में दो मार्कर है, तो इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ मास है और इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ मास है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन वो फोर्स इतना छोटा होता है कि दैट इज नेग्लिजिबल, मतलब हमको वो फील नहीं होता है, फिर हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, इवन आपने देखा होगा कि हमारे बीच में और अर्थ के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए हम अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही मून और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसे ही सन और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स। मतलब इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ केस में हम उस चीज को देख पाते हैं और कुछ केस में हमको वो चीज नजर नहीं आती। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे आसपास में जो भी सराउंडिंग में चीज है, देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बड़े ऑब्जेक्ट्स पे ये आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो आपने देखा कि अर्थ हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो उसके बीच में क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, अर्थ एंड सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थ अपने ऑर्बिट में बनी रहती है और उसके पीछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कहीं ना कहीं रोल है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ग्रेविटेशन फोर्स समझ आ गया होगा। ठीक है, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा पॉइंट आपको क्या लगता है कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि बेसिकली हमारे नेचर में चार तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार तरह के फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो ये चार फोर्स है। तो उन चारों फोर्स में कंपेयर करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीक होता है। ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हमेशा कभी भी दो मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कभी भी रिपल्शन नहीं होगा। मतलब हमेशा ये दोनों मास हैं तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कभी भी रिपेल नहीं करते। जैसा मैग्नेटिक फोर्स में हमने देखा था कि अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोल्स। ठीक है, अगर दोनों लाइक पोल्स हैं तो दे विल रिपेल और अगर अनलाइक पोल्स हैं तो दे विल अट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे केस में जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, रिपल्सिव नहीं होता। दूसरा कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैसा होता है,
वीकेस्ट फोर्स होता है। तीसरा, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये चीज क्या है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये स्टार्ट करना कि अब इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ग्रेविटेशन का कंसेप्ट समझा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ठीक है, अब कितना फोर्स एक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं कि कितना फोर्स एक्ट होता है, तो वो हम देखेंगे डेरिवेशन से। तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो our नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं इस लॉ की। पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every another object with a force of attraction, with a force of attraction which is directly proportional, ठीक है, which is, नेक्स्ट में लिखता हूं पहला, which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, ठीक है। तो देखो ये पूरे स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बोलता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स, ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में जो उनका दोनों का मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ, ठीक है, कैसे। देखो अभी हम देखते हैं। सपोज मैंने बोला कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट इज ए, ठीक है, एंड वन ऑब्जेक्ट इज बी, ठीक है। मैंने बोला दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। मैंने बोला सपोज इसका मास कितना है, इसका मास लिखा मैंने m, ठीक है, और इसका मास लिखा मैं कैपिटल M, ठीक है। इसका मास स्मॉल m एंड इसका मास कितना है m, ठीक है। तो देखो और मैंने बोला कि सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज कीप इन माइंड कि जो हम डिस्टेंस लेंगे वाले हमेशा वी विल टेक फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इनके बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है, मैंने बोला सपोज दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है। मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज स्मॉल t, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इस ऑब्जेक्ट ए का भी कुछ ना कुछ मास m है, और इस ऑब्जेक्ट बी का भी कुछ ना कुछ मास कैपिटल M है, ठीक है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। मैंने बोला इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सपोज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कैपिटल F, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, कंसीडर
two objects of mass small m and capital M, ठीक है, separated from each other by distance d, ठीक है। तो therefore there is a force of attraction, there is a force of attraction between them, and let this force is F। मैंने बोला सपोज जो फोर्स लगा वो कितना है, F है, ठीक है। मैंने बोला देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए A एंड B, ठीक है, एंड इनका मास कितना है, वन ऑफ द मास इज स्मॉल m एंड जो दूसरे का ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है। और मैंने इनको बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, इट इज कैपिटल D, स्मॉल d, सॉरी, इट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशन में भी क्या बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने बोला सपोज अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इनके बीच में जो भी फोर्स एक्ट होगा, जो भी फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स इज, पहला पॉइंट क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब m1 इंटू m2, ठीक है। सॉरी m1 m2 नहीं, मैंने यहाँ पे मास कितना लिया, इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है कैपिटल M। इन दोनों का जो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m, ठीक है। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 अपॉन, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d, और इसका स्क्वायर तो d स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मैं कंसेप्ट समझाता हूं। देखो अगर मैं बोलता हूं सपोज A इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर डायरेक्टली का मतलब ये होता है, ये हो गया डायरेक्टली, ठीक है। और मैं बोलता हूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो उसका मतलब क्या होगा, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब A इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B, तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्सली। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर B की वैल्यू बढ़ेगी तो A की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि अगर सपोज मैं बोलता हूं कि 5 रुपीज में एक चॉकलेट मिलती है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ा दूंगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा रहा हूं तो प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, मतलब उसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। और अगर वही चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी, तो दैट इज मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर B बढ़ेगा, ठीक है, तो A कम हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन जैसे अगर 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 1/5, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मेरा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, ठीक है। तो आई होप डायरेक्टली और इनवर्सली में समझ में आया होगा कि फोर्स क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा मुझे, फोर्स
इज प्रोपोर्शनल टू द एम और अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा जैसे, तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा दैट इज कैपिटल जी और फिर एम और अपॉन डी स्क्वायर। देखो मेरे पास फोर्स का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज जी एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे जी क्या है, जी इज कांस्टेंट है दैट इज नोन एज यूनिवर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी क्या है, दैट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू रिमेन सेम इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में इसकी जो वैल्यू रहती है दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये होता है। और अगर हम जी की वैल्यू की बात करें, ठीक है, अगर हम जी की वैल्यू की बात करें तो द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर। चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप सन पे चले जाओ, द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, ठीक है, आपसे पूछते हैं एसआई यूनिट ऑफ जी, तो कैसे निकालेंगे बताओ जी के एसआई यूनिट। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो अगर मैं जी को अलग करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये डी स्क्वायर यहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एम। देखो ये क्या है, फोर्स किस में मेजर करते हैं हम, फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है। तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, न्यूटन। ये क्या है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, मास, ठीक है। मास की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे जब हम मास और वेट के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, और हम जब फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी मास है और ये भी मास है, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो केजी इंटू केजी दैट इज केजी स्क्वायर। तो देखो यहां से मैं इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि दो जी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जी की ऐसा यूनिट, ठीक है, दिस इज ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कहीं डेरिवेशन था, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट, जहां पे जी क्या है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट ऑल अराउंड द यूनिवर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम जो ऑब्जेक्ट बी का मास था और स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट ए का मास था, ठीक है। डी क्या था, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो इफ यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू कैलकुलेट द force of attraction between two object having mass m and m, तो we can calculate by using this formula, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।